अगर आपने कोई चेक बाउंस का केस किया है या आपके खिलाफ कोई चेक बाउंस का केस हुआ है या आप एक वकील है और चेक बाउंस के केस डील करते हैं, क्योंकि 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक खास जजमेंट देते हुए चेक बाउंस पर एक डिटेल गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का देश में जितने भी चेक बाउंस के केस चल रहे हैं उसका इस जजमेंट का असर पड़ेगा। इंटरिम कंपनसेशन जो चेक की 20% की जो राशि होती है उसके बारे में डिटेल गाइडलाइन जारी की गई है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा 138 एक्ट का केस किया जाता है और 143A के तहत जब उसे 20% की राशि दी जाती है जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की है उसके बारे में डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की गई है। क्या है यह गाइडलाइन और इस गाइडलाइन से आपके एनआई एक्ट 138 वाले केस पर क्या असर पड़ेगा और आप क्या कर सकते हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस के उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि 2018 में एक नया प्रोविजन आया था। उसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो धारा है 143A। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा 138 एनआई एक्ट का केस किया गया है और जो आरोपी है उससे कंप्लेनेंट को भरपाई के तौर पर 20% की राशि दिलाई जाए, या जो उसने चेक दिया है और बाउंस हो गया है कुछ अमाउंट कंप्लेनेंट को दिलाया जाए, मतलब कि 20% की इंटरिम कंपनसेशन के तौर पर उसे दिलाया जाए। यह देखते हुए 20% की जो इंटरिम कंपनसेशन की जो राशि है उसे दिलाया जाए, यह प्रोविजन उसमें दिया गया है। मतलब कि कोर्ट को अगर यह लगता है कि जो कंप्लेनेंट होता है उसे 20% की राशि दिलाई जाए उसके बाद ही ट्रायल शुरू की जाएगी। उसके बाद से यह कंट्रोवर्सी हो गई कि क्या हर बार कंप्लेनेंट को 20% की राशि दिलाई जाएगी। इस पर भी कई सारे जजमेंट आए हैं, लेकिन 2024 में एक लैंडमार्क जजमेंट आ गया है। वह केस है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के फैक्ट ये थे कि दो व्यक्तियों में डिस्प्यूट हो जाता है। जब सिविल डिस्प्यूट हुआ और पैसों के लेन देन को लेकर डिस्प्यूट हुआ तो एक चेक दिया जाता है 2 करोड़ 20 लाख रुपए का। चेक देने के बाद जब चेक बैंक में लगाया जाता है तो चेक बाउंस हो जाता है और बैंक के द्वारा एक रिटर्न मेमो दिया जाता है। उसमें यह लिखा जाता है कि उसमें यानी खाते में पैसे नहीं है। इसी आधार पर कंप्लेनेंट को जब मेमो रिटर्न मिल जाता है तो उसके बाद जो आरोपी व्यक्ति होता है उसे एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब बैंक के द्वारा आपको रिटर्न मेमो दिया जाता है उस रिटर्न मेमो की डेट से 30 दिन के अंदर आरोपी व्यक्ति को यानी अगले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस देना होता है और उस लीगल नोटिस में 15 दिन का समय दिया जाता है और उसमें यह लिखा जाता है कि अगर आप पैसे दे रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ 138 एनआई एक्ट के तहत एक केस फाइल की जाएगी। अगर पैसे भी नहीं आते हैं और कोई जवाब भी नहीं आता है तो जो कंप्लेनेंट होता है उसके द्वारा कोर्ट में जाकर 138 एनआई एक्ट के तहत केस कर दिया जाता है। जब यह केस कोर्ट में कर दिया जाता है तो कोर्ट के द्वारा अगले आरोपी व्यक्ति को सम्मन जारी कर दिए जाते हैं और सम्मन जारी करने के बाद जब अगले व्यक्ति को सम्मन मिल जाते हैं तो उसके बाद जो कंप्लेनेंट होता है उसके द्वारा कोर्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 143A के तहत एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि यह जो चेक है वह 2 करोड़ 20 लाख रुपए का है। इसमें से मुझे 20% राशि कंपनसेशन के तौर पर दिलाई जाए। मैंने जब यह चेक बैंक में दिया था तो यह बाउंस हो गया था। ट्रायल कोर्ट के द्वारा बिना माइंड अप्लाई किए हुए ही रैंडम यह ऑर्डर कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह आदेश किया जाता है कि जो राकेश है आरोपी, उसे यह कहा जाता है कि जो कंप्लेनेंट है उसे 10 लाख रुपए की राशि दी जाए, वो भी 60 दिन के अंदर अंदर। कोर्ट ने नॉर्मल वे में ही यह कह दिया कि जो चेक है वह 2 करोड़ 20 लाख रुपए का है और 20% की राशि दिलाने के लिए हमें पावर दिया गया है और हम आपको यह डायरेक्शन दे रहे हैं कि 20% राशि मतलब कि 10 लाख रुपए कंप्लेनेंट को दिए जाए, वो भी
60 दिन के अंदर। अब जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ जो राकेश अक्यूज्ड है वह सेशन कोर्ट में जाता है और एक रिवीजन पिटीशन दाखिल की जाती है। वहां पर जाकर यह कहा जाता है कि जो आदेश किया गया है वह बिल्कुल ही गलत है। यह सेक्शन 143A का वॉयलेशन है क्योंकि आपने कोई भी जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है। लेकिन उनकी जो रिवीजन पिटीशन है वह सेशन कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी जाती है। अब इस खारिज आदेश के खिलाफ वह जाते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा भी उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। अल्टीमेटली राकेश श्रीवास्तव पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उनके द्वारा आर्ग्यूमेंट यह किया जाता है कि जो सेक्शन 143 है उसमें वर्ड यूज हुआ है मे, ना कि शैल। में मतलब कोर्ट को अगर यह लगता है कि कंप्लेनेंट एक प्राइमा फेसी केस लेकर आया है तो कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके अक्यूज्ड को 20% राशि के कंपनसेशन के लिए आदेशित कर सकता है। यानी पहली बात है वर्ड में, शैल नहीं। इसलिए यह नहीं है कि हर केस में आपको देना पड़ेगा। दूसरा आर्गुमेंट यह था कि अगर आप किसी को ऐसे अमाउंट दिलवाने के लिए कहते हैं तो पहले यह जांच लें कि उसका जो प्राइमा फेसी केस है वह अच्छा है। अगर उसका केस मेरिट पर भी अच्छा नहीं है तो एक अक्यूज्ड को 20% की राशि क्यों देनी पड़ेगी। इस प्रकार से यह प्राइमरी आर्गुमेंट किए जाते हैं। वहीं जिन्होंने यह एनआई एक्ट का केस किया था उनके वकील के द्वारा यह कहा जाता है कि जब सेक्शन 143A को लाया गया तो उसका मकसद ही ये था कि जो कंप्लेनेंट है उसे 20% की राशि दिलाई जाए। और दूसरा सेक्शन 139 अक्यूज्ड को यह साबित करना है कि मैंने जो चेक दिया था वह कोई रीजनेबल लीगल डेप्ट के लिए नहीं था और आज की तारीख में प्रजम्पशन मेरे फेवर में है तो मुझे 20% का कंपनसेशन दिलाया जाना चाहिए और जो 10 लाख रुपए का आदेश किया गया है वह सही रूप से किया गया है। इन दोनों ही पक्षों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 143A को देखा जाता है और यह कहा जाता है कि जो चेक बाउंस के मामले होते हैं उनमें बहुत ही डिले किया जाता है। कई महीने और कई सालों तक संबंध तामील ही नहीं होते हैं और अगर हो भी जाते हैं तो उनकी ट्रायल बहुत ही लंबी चलती है। और हमारे द्वारा बार बार यह गाइडलाइन भी जारी की जाती है कि ट्रायल को 6 से 12 महीनों में कंप्लीट किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए कानून बनाने वालों को यह लगा कि जो सेक्शन है 143A इसे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और सितंबर 2018 में यह प्रोविजन लाया गया और यह कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के पास यह पावर है कि जब किसी अक्यूज्ड को सम्मन जारी हो जाते हैं और उसे मिल जाते हैं तो उसके बाद 20% की जो राशि कोर्ट के द्वारा कंप्लेनेंट को दिलाई जाएगी तो उसे सहायता मिलेगी। जब यह सेक्शन लाया गया और यह उम्मीद हुई कि कोर्ट के द्वारा कोई कंपनसेशन दिलाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है, जो शब्द यूज हुआ है वह हुआ है मे, ना कि शैल। इसका मतलब ये है कि यह जरूरी नहीं है कि हर केस में ट्रायल कोर्ट को देना ही पड़ेगा 20% कंपनसेशन। दूसरा कोर्ट ने कहा कि आपको यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है उसका एम भी देखना होगा। जब सेक्शन 143A को लाया गया तो साथ में सेक्शन 148 को भी लाया गया। 148 एक्ट में यह कहा गया है कि अगर किसी अक्यूज्ड को कन्विक्शन यानी दोषित कर दिया जाता है और उसके द्वारा अपील की जाती है तो अपीलीय न्यायालय में उसे पहले 20% की राशि जमा करानी होगी। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर अलग अलग दो बातें देखने को मिलती है। 143A जो अभी तक प्री कन्विक्शन स्टेज है, जिसकी अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुई है, और दूसरी है सेक्शन 148 जो आफ्टर कन्विक्शन है, मतलब कि इसमें ट्रायल भी हो गया और सजा भी हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेक्शन 143A की, जिसमें किसी प्रकार की गवाही भी नहीं हुई है और ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस प्रकार प्री कन्विक्शन स्टेज पर ऐसा ऑर्डर पारित करना बिल्कुल गलत है। हर ट्रायल कोर्ट को पहले यह देखना होगा कि प्राइमा फेसी केस
बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ट्रायल कोर्ट सेटिस्फाइड है, उसके पास रीजंस हैं, तो ही वह डायरेक्शन दे सकती है कि कंपनसेशन दिया जाए। जनरली तौर पर यह ऑर्डर नहीं दे सकती है कि कंपनसेशन देना ही होगा। इसलिए 148 में ट्रायल कोर्ट के पास ज्यादा पावर है क्योंकि उसमें सजा हो गई है, और 143A में कम पावर है क्योंकि ट्रायल कोर्ट को इसमें ज्यादा रीजनिंग देनी पड़ेगी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट को यह डायरेक्शन दिए जाते हैं कि जो एप्लीकेशन लगाई है उस पर दोबारा से सुनवाई की जाए और उसे डिसाइड करने के बाद प्रोसीड करे। इस केस को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन जारी कर दी। मुख्य रूप से 3 गाइडलाइन जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि 143A NI एक्ट एक डायरेक्टरी प्रोविजन है, मैंडेटरी नहीं। मैंडेटरी मतलब सेल वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो यह डायरेक्टरी है। ट्रायल कोर्ट चाहे तो दिला सकती है और चाहे मना भी कर सकती है। यह कंप्लेनेंट का एक राइट नहीं है कि उसे 20% की राशि दिलाई ही जाए, क्योंकि यह एक कानून है, जो कि बात गलत है। यह सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। दूसरी गाइडलाइन देते हुए यह कहा कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि हाँ हम कंपनसेशन दिला सकते हैं, तो सबसे पहले कोर्ट को यह देखना होगा कि जो कंप्लेनेंट जो केस लेकर आया है वह प्राइमा फेसी केस बनता है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि प्राइमा फेसी केस बनता है और ऐसे ग्राउंड भी हैं जिन पर हमें ट्रायल चलाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सेटिस्फाई होने के बाद ही ट्रायल कोर्ट अक्यूज्ड को यह आदेश देगा कि आपको कंपनसेशन देना ही होगा। अब इसके बाद तीसरी जो गाइडलाइन दी गई है उसमें यह कहा गया है कि जो कंपनसेशन की राशि दी जानी है वह कितनी दी जानी है। मतलब कि हर ट्रायल कोर्ट को जिसमें 138 की ट्रायल चल रही है, तो यह देखना होगा कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई भी कंपनसेशन नहीं देना होगा। लेकिन अगर कोई प्राइमा फेसी केस बन रहा है और प्राइमा फेसी केस बनने के बाद और कंपनसेशन दिलाने के लिए भी कई फैक्ट देखने होंगे कि अक्यूज्ड की क्या स्थिति है और कंप्लेनेंट की क्या स्थिति है और इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। इन सारे फैक्ट को देखने के बाद ही उन्हें एक रीजनेबल ऑर्डर देना होगा। उसे अपने ऑर्डर में लिखना होगा कि क्या रीजंस रहे जिसके कारण मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, और यह रीजन है जिसके कारण मैं इनकी एप्लीकेशन खारिज कर रहा हूं। तो इस प्रकार से ये सारी गाइडलाइन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि आज के बाद पूरे देश में हर ट्रायल कोर्ट को ऐसे ही डिसाइड करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।